Hello, people. How are you guys doing? आपने देख लिया होगा, we are going to start a new series, Understanding Marxism, और it is a self-curated course जिसमें मैं आपको थ्रू YouTube वीडियोस मैं आपको सिखाऊंगा मार्क्सिज्म। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, और जो लोग जानते हैं, जो लोग जानकार हैं, उनसे पढ़ेंगे, राइट? So I'm a student like you. Just I know the sources, right? कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से सीखना है। तो YouTube के कोने कोने में जहां भी मार्क्सिज्म की खुरचने बची हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उससे सीखेंगे। ठीक है? मोटिवेशन क्या है? क्यों हमें सीखना चाहिए? व्हाट इज मार्क्सिज्म? चलिए आपको मोटिवेशन देता हूँ। ये कविता सुनिए। ये जेएनयू कैंपस है 2013 का, और ये जो आदमी यहाँ खड़ा है, इसका नाम है रमाशंकर यादव विद्रोही। ठीक है? और मैं आपको इनकी कविता सुनाना चाहता हूँ, जो ये सुना रहे हैं। ठीक है? मूर है सोहरा मेरा और मूर है मेरा सनम, मूर है सोहरा मेरा और मूर है मेरा सनम, और वाह रे दाढ़ी तेरी और वाह रे तेरी कलम। तो ये किताबत बसर कर है छा गई संसार पर, अंटार्कटिका अर्जेंटीना चीन की दीवार तक। यूरोप का पूर्वी किनारा लाल फिर लाल है, और गिर जैसे एशिया का पश्चिमी फिर लाल है। लाल है पोलैंड और बाल्टिक सागर लाल है, और लाल है बर्लिन जर्मन फ्रांस पेरिस लाल है, और ठेठ बिल्कुल ठेठ देखो चाइना भी लाल है। लाल है तिब्बत लहासा काठमांडू लाल है, और हिंदुओं का हिंदू ये नेपाली हिंदू लाल है। तो लाल है मुस्लिम दुनिया, लीबिया भी लाल है। तो लाल है पंडे पुरोहित मुल्ला तुल्ला लाल है। लाल है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन और कैथोलिक लाल हैं, और आपके भी राष्ट्रध्वज का एक तिहाई लाल है, और ये भगत सिंह की जमी हिंदुस्तान ये लाल है। ये भगत सिंह की जमी हिंदुस्तान ये लाल है, और लाल तो अमेरिका का सारा पिछवाड़ा लाल है। अफ्रीका के काले बनों के लकड़हारे लाल हैं, और लाल है नेल्सन मंडेला सारे काले लाल हैं। अरे लाल है मिस्री खुबानी नील का जल लाल है, और लाल है बाबी खुरानी ये पिरामिड लाल है। तो लाल है काबुल का किशमिश और तुर्की चुहारा लाल है, और लाल है अरबी खजूरे और सहारा लाल है, और खून से लथपथ रेगिस्ता का बच्चा लाल है। लाल है बेरूत और लेबनान देखो लाल है, और आज का नौशेरवां यासर अराफत लाल है। तो लाल है बंजारा कौमें बद्दू कबीले लाल हैं, और जात का बच्चात आबिर बच्चा लाल है। और लाल तो अमेरिका का सारा पिछवाड़ा लाल है। लाल तो अमेरिका का सारा पिछवाड़ा लाल है, और नाक के नीचे उसी के क्यूबा भी लाल है, और क्यूबा का लाल का तो लालों का भी लाल है। ये लाल अपनी माँ का नहीं दुनिया की माँ का लाल है। इसकी दाढ़ी का नजारा शौक है संसार का, और ये भी है औलाद उसकी मूलदारी जार का। तो आगे तो है आगे लोगों बिना दाढ़ी बिना मूछ, और कर दिए लड़के करिश्मा दरियलों से पूछ तो करने को तो औरतों ने क्रांति कर डाला जहाँ में, फिर भी पूछेंगे बेहुदे की बताओ कि कहाँ में। तो मैं बताता हूँ नहीं चलकर दिखाता हूँ वहीं, और आप चाहोगे तो बाबूजी दिखा दूंगा यहीं। पर छोड़िए जिद उनकी बातें, फिर कभी जब फिर मिलेंगे। और आज की तो बात दाढ़ी मूछ के इस सिलसिले में, तो फेहरिस्त लंबी है लोगों मेरे दाढ़ीबाजों की। और होची मिन चाचा की दाढ़ी नवाब थी, तो सिर झुका दाढ़ी हिला दे तो हिल उठे ले दुकान, और दाढ़ी हिलाकर हंस दिए तो हिल गया वाशिंगटन, और गिर पड़ा कस्ता कनेडी। दाढ़ी की चली तो याद लेनिन की है आई, और सोचता हूँ लेनिन था कि वो दाढ़ी था भाई। क्या गजब की दाढ़ी दादी मेरी लिएज की थी, और यही लवंडा आगे चलकर दोस्तों लेनिन हुआ। तो क्या कट थी दाढ़ी, फ्रेंच कट या रूस कट या अन्य कट, पर गौर से देखोगे तो लगती है इंटरनेशनल कट। और स्टालिन की मूछों को कहोगे कौन कट, जाट कट या लाट कट या कि कज्जाक कट, पर ताव दे दो तो लगे पूरी तरह उज्बेक कट, मालवा नहर के बेग कट, मध्य युग के नाइटों कट, नटों के उस्ताद कट, मार्शल कट, जनरल कट और दिवा सालार कट, पूर्वी सरदार कट, छतरी कट, तलवार कट। मूछ स्टालिन की थी अकबर महान सम्राट कट,
जिसके आगे सीजर की मूछें लगेंगी गिरा कर। मूछ तो बाबूजी रख लेते हैं डाकू और चोरकर। पर नाम जोसेफ का नहीं, यूं ही स्टालिन पड़ा था। उसकी मूछें उस वक्त दुनिया का अमनो चैन थी। युद्ध के उपरांत उगे राज संकट थी। इंसान की पहचान आदत से है, फैशन से नहीं। इंसान की पहचान आदत से है, फैशन से नहीं। क्या कहोगे भगत सिंह के हैट का क्या कट था? सिख कट या हिंदू कट या कि अंग्रेज कट? बराबरी का ताज था, बिरादरी का तख्त था, समाजवाद का निशान हैट, क्रांति कट था, कामरेड कट था। दोस्ती का हाथ दोस्ती इंकलाब के लिए गया गया चला गया। तभी तो याद आ रही, तभी सदा सता रही। भगत सिंह कामरेड तुम्हारी मातृभूमि आर्तनाद कर रही है रात को। भगत सिंह कामरेड तुम्हारी मातृभूमि रो रही है भूख प्यास दुख से। कि वीरवल से तुम्हारे खून की पुकार है, उसे तुम्हारे बदमुखी विचार की पुकार है। कि जो विचार तेरा भी है मेरा भी है, फिदेल चेगुवेरा का है। कि जो विचार क्रांति का है, मूर का मजूर का है। हमें हमारे देश को वही किताब चाहिए कि जिस किताब में लिखा है इनकलाब को अवश्य, कि जिस किताब में लिखा है इनकलाब को अटल, कि जिस किताब में लिखा है इनकलाब को सरल, कि जिस किताब में लिखा है इनकलाब को सहज, कि जिस किताब में लिखा है इनकलाब साध्य है। कि जो किताब इनकलाब का ही इंतखाब है। हमें हमारे देश को वही किताब चाहिए। हमें हमारे देश को इनकलाब चाहिए, क्योंकि इनकलाब से बड़ा, क्योंकि इनकलाब से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानते। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। Yes, so I got lost a little bit. So this is the motivation. A thought process which begins in the 19th century. 19वीं सदी में एक विचार निकल करके आता है, मार्क्सवाद या साम्यवाद, कम्युनिज्म, और वो पूरे संसार पे घिर जाता है। अगर एक कंट्री अमेरिका को छोड़ दें तो आज के डेट में वो हर जगह है, हर जगह सांस ले रहा है, हर जगह जिंदा है। और जब तक इस धरती पर ऑपरेशन रहेगा, जब तक इस धरती पर शोषण रहेगा, तब तक ये विचार रहेगा, है ना। तो इसीलिए इस विचार को जानना मुझे लगता है कि हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है और हर किसी को इंटरेस्ट लेना चाहिए, राइट। तो लेट्स लर्न मार्क्सिज्म। तो हमारी सीरीज का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्क्सिज्म। ये फोटो, इफ यू नो व्हाट इज दिस, ये पेरिस कम्यून का फोटो है। पेरिस कम्यून में ये मार्क्स है और ये वर्कर्स हैं। मार्क्स की स्पीच पेरिस कम्यून में। तो हम सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं, हम क्रोनोलॉजी से चलते हैं। क्रोनोलॉजी समझनी होगी यहाँ पे कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो what the hell? यस, तो ये है हमारी क्रोनोलॉजी ऑफ स्टडी। हम शुरू करेंगे मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये थोड़ा सा मेरा क्लासिफिकेशन है, थोड़ा मैंने लेनिन से उधार लिया है। लेनिन ने बताया था कि अगर आपको मार्क्सिज्म समझना है तो आपको इस क्रोनोलॉजी में जाना होगा। पहले मार्क्सिस्ट फिलॉसफी समझनी होगी, जिसमें साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री है, मटेरियलिज्म है, और मटेरियलिज्म यानी उसकी पूरी हिस्ट्री भौतिकवाद की, और देन डायलेक्टिक मटेरियलिज्म आपको समझना होगा, जो मार्क्स का मटेरियलिज्म है, जहां मैटर को एक्टिव मान करके और फिर एक डायलेक्टिक प्रोसेस के थ्रू हिस्ट्री में प्रोग्रेशन होता है, वो हम सीखेंगे। तो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, फिर मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, रीडिंग ऑफ दास कैपिटल। हम सब मिल करके दास कैपिटल पढ़ेंगे, पूरा 3 वॉल्यूम पढ़ेंगे हम लोग। और देन मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स, हम लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग एक एक करके फिलोसोफर्स को डील कर सकते हैं, अदर फिनोमेना, फेमिनिज्म, नियो मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इन सब पे जा सकते हैं आफ्टर डीलिंग विथ होल ऑफ दिस फिलोसफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स। फिर हम पोस्ट मार्क्स जाएंगे और फिर वहां सीखेंगे और चीजों को, ठीक है। और इन सब के दौरान में कोई भी मैं आपको बुक्स बता सकता हूँ, बट मैं
बुक्स को रेफर नहीं करूंगा, मैं वीडियोस रेफर करूंगा। ये पहला कोर्स होगा जिसमें सारी स्टडी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू होगी, जिसमें हम कुछ वीडियोस पर रिएक्ट करेंगे, उन्हें देखेंगे, उनसे सीखेंगे, राइट। कुछ लोग हैं जो मार्क्स पढ़ाते हैं, कुछ लोग हैं मार्क्सिज्म पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाते हैं, साउथ एशिया में, साउथ एशिया के बाहर, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हम उनसे सीखेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक है साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री, और इसके लिए मेरे पास आपके लिए है एक लेक्चर, हमेशा की तरह, ऑन साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री, और ये है बाय डॉक्टर तैमूर रहमान। डॉक्टर तैमूर रहमान पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाते हैं पाकिस्तान में, लम्स यूनिवर्सिटी, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने इनका चैनल कुछ 5-6 साल पहले डिस्कवर किया था, और तब से मैं रेगुलर इनको देख रहा हूँ। आई होप कॉमरेड कॉपीराइट स्ट्राइक ना मारे क्योंकि हम लोग तो यहाँ सीखने आए हैं, ये टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, और दोनों यूट्यूब पर हैं, तो यू नो आई एम वॉचिंग हिम टू अंडरस्टैंड, टू लर्न। तो शुरू करते हैं साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री से, और हमारी इस नई सीरीज का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्क्सिज्म। देखते हैं कितने लोग डेडिकेटेड होकर हमारे साथ बने रहते हैं पूरी सीरीज में, राइट। आखिरकार हमें को देखने का। तो साथियों, दोस्तों, हम सारे सियासी कारकुन तो हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम समाज को किस तरह से देखें, किस जाविये से देखें, किस पर्सपेक्टिव से देखें, किस तरह से मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करें। आखिरकार हमें कोई मेथोडोलॉजी चाहिए, आखिरकार हमें को देखने का तरीकाकार चाहिए। तो वो तरीकाकार हमारे पास क्या है? अक्सर सियासी पार्टियां तो इस मामले में कोई खास मेहनत करने की कोशिश ही नहीं करती, वजाहत ही नहीं करती कि कोई खास जाविया चाहिए इस हवाले से। मगर हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद महज ये नहीं कि चलो थोड़े से वोट हासिल कर लें, बल्कि मकसद ये है कि पूरी सोसाइटी को दोबारा से एक नई बुनियाद पर खड़ा करना है। जब मकसद इतना बड़ा हो तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि उतनी ही गहराई से चीजों पर गौर किया जाए। तो हम जिस बुनियाद पर अपनी पार्टी को कायम करना चाहते हैं, आसान लफ्जों में, वो है साइंस। इसलिए हम एक साइंसी नुक्ता नजर या साइंसी जाविये से तारीख को समझना चाहते हैं। इसको मैं कहूंगा द साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री। तारीख को, समाज को, सियासत को, मईशत को, तमाम चीजों को एक साइंस के आईने से देख। तो अभी तक कुछ खास स्पेशल नहीं हुआ है। साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है कि इतिहास को देखने का, तारीख, उर्दू में इसको तारीख कहते हैं। एक दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्रोफेसर तैमूर रहमान पाकिस्तान के हैं, तो उनके लहजे में, उनके बातचीत में उर्दू के लफ्ज आ जाएंगे, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, मुझे उतनी उर्दू आती है कि मैं साउथ एशिया के सारे उर्दू स्पीकिंग लोगों को समझ सकूं कम से कम, है ना। तो प्रोफेसर तैमूर रहमान ये कह रहे हैं कि हमारा एम सिर्फ वोट हासिल करना नहीं है, हमारा एम है कि हम सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करें, ठीक है, जो कि कितना बड़ा काम है। तो इसके लिए हमें एक सॉलिड फिलोसफी चाहिए। तो मार्क्स कह रहा है कि मैं वो फिलोसफी आपको दे सकता हूँ। उसका पहला जो व्यू है वो है साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को देखने का साइंटिफिक तरीका। अब ये इसमें साइंटिफिक क्या है और नॉर्मल हिस्ट्री कैसे अनसाइंटिफिक है, ये हम आगे देखने वाले हैं। एक बुनियाद है जिस पर वो अपने साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री को बेस करेगा। देखिए, देखना है, साइंस की नुक्ता नजर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, द मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। ओए होए होए, इतने मुश्किल लफ्ज, द डायलेक्टिकल मटीरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, ये तो और भी मुश्किल कर दिया मैंने। जदलियाती तारीखी मादियत, आप कहेंगे लो जी बस ठीक है मैं घर जा रहा हूं, इसके बाद और गुंजाइश नहीं बची। तो ये सारा कुछ क्या है? कुछ भी नहीं। आसान सी बात यह है कि ये सारे वो अल्फाज हैं जो किसी जमाने में फिलोसोफर्स इस्तेमाल करते थे, मगर इनसे जो नतीजा अखज होता है वो सादा सा है, वो ये है कि साइंसी तरीकाकार तारीख को देखने का। ठीक है, तो जब भी कोई ये लफ्ज इस्तेमाल करे, तारीख का मादी तसव्वुर, इससे हम मार्क्सियों की, हम लोगों की मुराद यही है कि तारीख का साइंसी तसव्वुर।
ठीक है, साइंटिफिक एनालिसिस करता है। सो सबसे पहले तो यह बात क्लियर हो गई कि जदलियाती मादियत की टर्म का मतलब साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री है, उससे फर्क कोई चीज नहीं है। हाँ, जाहिर बात है इस पे डिबेट हो सकती है कि साइंटिफिक अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो इतिहास को देखने का वैज्ञानिक तरीका, है ना। व्यू ऑफ हिस्ट्री क्या है, तो हमारा एक मखसूस उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर है यही बात। जब हम अक्सर देखते हैं तारीख को या समाज को, तो उसमें जो एक नुक्ता नजर समाज के अंदर फैला हुआ है, उसको मैं लफ्ज देता हूं थियोलॉजी का। साइंस उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ इस हवाले से है, हम बुनियादी तौर पे ये देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हकायक क्या है, तारीख के हकायक क्या है, तारीख में एविडेंस क्या है, शवाहिद क्या है। उसमें हम जब भी किसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो हम कुदरत से ही और फैक्ट से ही तलब करने की उसको कोशिश करते हैं। यही हमारे लिए बुनियादी क्राइटेरिया है। मिसाल के तौर पे, चाहे कोई मुसलमान हो या कोई सिख हो, कोई हिंदू हो या ईसाई हो, तमाम साइंसदानों के लिए एक ही बुनियादी क्राइटेरिया है। अगर आपने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को समझना है, कशिश को समझना है कि हम जमीन के साथ, जमीन में कशिश क्यों है, हम जमीन के साथ क्यों चिपक जाते हैं, क्यों लगे हुए होते हैं, क्यों हमें मेहनत करनी पड़ती खड़े होने के लिए, तो चाहे आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो या किसी भी एथियस्ट हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो ना भी ताल्लुक रखते हो, आपके लिए जो पैमाना तय किया जाएगा, जो क्राइटेरिया तय किया जाएगा कि आप अपनी थ्योरी को दुरुस्त साबित करें, वो एक ही होगा। वो सब लोगों के लिए एक होगा, वो पूरी दुनिया के लिए एक होगा। और वो क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो थ्योरी आप बयान कर रहे हैं, क्या उससे हकीकत की एक्सप्लेनेशन होती है, क्या हकीकत को समझा जा सकता है, क्या हकीकत को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर मैं थ्योरी ये बनाऊं कशिश के बारे में कि ये तो सिर्फ मेरे जहन में है, सिर्फ मेरे जहन में है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि अगर मैं अपने जहन से बाहर निकाल दूं और इस खिड़की से बाहर छलांग मार दूं तो मैं फरिश्ते की तरह उड़ लूंगा। मगर ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने जहन से ये निकाल भी दूं और खिड़की से बाहर छलांग मारूं तो मैंने नीचे ही गिरना है। तो इसका मतलब है कशिश की जो थ्योरी है, कशिश का जो अमल है, वो मेरे जहन में नहीं है, वो वाकई एक हकीकत है, उसको मुझे समझना है। अब न्यूटन ने इस चीज को समझने की कोशिश की और उसने कहा कि जितनी कोई चीज भारी होती है और जितनी कोई चीज करीब होती है, उतनी ही ज्यादा कशिश होती है। इसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या यह दुरुस्त साबित हुआ? ये एक थ्योरी थी। फिर लोगों ने इस पर मुख्तलिफ किस्म की मेजरमेंट्स की और पता चला कि ये लॉ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। तो इसी तरह जब हम तारीख को भी देखेंगे, जब हम सियासत को भी देखेंगे, तो हम इन्हीं चीजों को, हकायक को सामने रखेंगे और उनका साइंसी तजिया रखेंगे। अब इस तो यहाँ तक कुछ खास तो समझने को है नहीं। साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री साइंस को वो एक बाइनरी में रख के देखते हैं थियोलॉजी के साथ। ठीक है, थियोलॉजी यानी धर्म शास्त्र जिसको कह सकते हैं, कि धार्मिक ज्ञान। ठीक है, थियोलॉजी बोलता है कि हर किसी का अपना सच है। ठीक है, थियोलॉजी एक आइडियलिस्ट विचार है जिसमें आइडिया पर जोर है और हर किसी की सब्जेक्टिव रियलिटी पर जोर है। ठीक है, मार्क्स का या हम मटेरियलिस्ट लोगों का, हम मार्क्सवादियों का जो विचार है वो है यही कि अगर कोई एक कॉमन थॉट नहीं होगा, एक कॉमन रियलिटी को देखने का, ऑब्जेक्ट्स को और सेंसुअस एक्टिविटी को देखने का एक एक बेसिस नहीं होगा, साइंटिफिक बेसिस नहीं होगा, तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। लाइफ कैसे जी जाए ये सब्जेक्टिविटी पे नहीं छोड़ा जा सकता है, राइट। तो साइंस थियोलॉजी से इस मामले में अलग है कि इट इज the theories of science are evidence based. ठीक है, and they are objective regardless of which religion you come from, right? So science versus theology is the first binary that we have to keep in mind. Okay, इसमें मैंने ये बात की कि हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात और तसव्वुरात होते हैं, ये कहां से? the second binary
The second binary is ideas versus material reality. So the people of science have a basis. What do they say? They say the material reality is outside and you are the person who can know this reality, right? The other view is ideal view. The view is that all reality is inside your head, in your mind as ideas. There is no external reality. Everything is in your idea, right? So obviously, the people of science, the scientific view of history or the Marxist view of history, we believe that the scientific view, the material reality is out there and you can understand it, is the view we are going for. We are not going for the view of ideas, that everything is idea, gravity is idea. So if I take gravity out of my mind, I will not fall. No, I will fall, right? Reality makes you real. Things are real. They're not in your head, right? So first binary, science versus theology. Second binary, ideas versus material reality. Now the question comes, where do ideas come from? आते हैं, कशिश का तस्वर है हमारे जहन के अंदर, हमारे जहन के अंदर जिंदगी और मौत का तस्वर है, हमारे जहन के अंदर अच्छे और बुरे का तस्वर है, बहुत सारे मुख्तलिफ तस्वरात हैं। ये कहां से आखिरकार पैदा होते हैं? जो हमारे जहन के अंदर तस्वरात पैदा होते हैं वो हमारी तजर्बात से ही पैदा होते हैं। So where do these ideas come from? Ideas of life and death, idea of gravity, where does it come from? There can be numerous theories. Here he is saying that these ideas come from imagination, and imagination comes from experiences, and experiences are based on material reality, right? So ideas are actually an outcome of material reality only. Material reality is the actual real thing. That's what materialism is all about. That's what scientific view of history is all about. जो हमारी जिंदगी के तजर्बे हैं उसी किस्म के हमारे ख्यालात हैं। अगर फर्ज करें आपकी जिंदगी के तजर्बे इंतहाई तल्ख हों, इंतहाई मुश्किल हो, आपको जिंदगी के अंदर लोगों ने बार 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 धोखा दिया हो, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये बन जाएगा इंसानियत के लिए कि इंसान होता ही ऐसा है जो धोखा देता है। इंसानियत है ही सारी फ्रॉड और इनसे बच के रहना चाहिए। जब भी आपको कोई बंदा जो है वो कोई अच्छा काम भी करने की कोशिश करेगा तो आप कहेंगे इसमें कोई दाल में कुछ काला होगा जरूर। अगर आपकी जिंदगी का तजर्बा बिल्कुल उलट है, हमेशा जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है उन्होंने आपको अदब से ट्रीट किया है, उन्होंने जो भी अमानत में खयानत नहीं की, आपके साथ प्यार नरम तरीके से पेश आए हैं, तो आपका रवैया भी जिंदगी के हवाले से ये होगा कि और लोगों के हवाले से, दुनिया के हवाले से, कि दुनिया तो बड़ी अच्छी है, लोग बड़े अच्छे होते हैं। देखिए ना कितना हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि साइकोलॉजिस्ट हमें ये बताते हैं कि सुबह अगर आपको नाश्ता ना मिले, आपने सबने नाश्ता किया, चने खाए, रोटी खाई, उसके साथ हलवा भी था, मजा आया। अगर हम सुबह आपको नाश्ता ना देते और इस वक्त आपको सख्त भूख लग रही होती, तो मैं आपको गारंटी करके ये बता सकता हूं कि आपका मूड थोड़ा खराब हो चुका होता। ठीक है, और आप कहते हैं मैं क्यों सुनूं ये लेक्चर, इन्होंने तो नाश्ता भी नहीं दिया, पानी भी नहीं पिलाया, चाय भी नहीं पिलाई। ठीक है ना, तो इतनी छोटी सी बात, बल्कि मैं आपको बताऊं कि खुराक अगर इंसान की, बच्चे की आप तब्दील कर दें, सुबह तब्दील कर दें, शाम तब्दील कर दें, उसका मूड भी तब्दील हो जाता है। मिसाल तौर पे अगर वो चीनी ज्यादा खाए बच्चा, तो उसका मूड अक्सर यूं ऊपर नीचे जाता है। जब शुरू में चीनी आप खाएंगे आप बड़े खुश हो जाएंगे, जब चीनी को आप खत्म कर देंगे तो आप जो है वो फिर उदास हो जाएंगे। इसको कहते हैं शुगर हाई। साइकोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी किया। इसका मतलब यह है कि हम इस मादी कायनात के साथ हमारा ऐसा करीबी ताल्लुक है कि जो हम इस कायनात से खुराक भी लेते हैं उसका भी हमारी जहनियत पर असर हो जाता है। जिसके इम्प्रेशंस की बात, जो मटेरियल रियलिटी है उसका हम पे इतना इम्प्रेशन पड़ता है कि खाने से लेकर के और कोई विचार तक सब कुछ हमारे माइंड पर असर डालता है। वो हमारे लिए एज एक्सपीरियंस काम करता है, जिससे थॉट का जन्म होता है, जिससे आइडिया का जन्म होता है। किस्म के माहौल में आप बैठे हो, अगर यहाँ पे खूब शदीद मैं गर्मी पैदा कर दूं, एसी बंद कर दूं, मूड चेंज हो जाएगा।
खुशगवार माहौल बना दूं तो आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो हमारे मूड्स भी टोटली हमारी खुराक, हमारी इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हैं। इसी तरह हमारे तस्वुरात सियासत के हवाले से, तारीख के हवाले से, मईशत के हवाले से, हमारे तजर्बात से जुड़े हुए। अगर मेरा तजर्बा यह है कि मैं बड़े अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गया हूं, मुझे कभी कोई तलखी का सामना ही नहीं करना पड़ा, तो मैं कहूंगा कोई मसला नहीं समाज के अंदर, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा कुछ ठीक ठाक है। और अगर मुझे बचपन में ही फैक्ट्री के अंदर काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करनी पड़े, चाइल्ड लेबर करना पड़े, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये दुनिया बड़ी मुश्किल दुनिया है और इसमें गुजारा करना कोई आसान काम नहीं। और मेरा पर्सपेक्टिव उस निजाम के बारे में भी चेंज हो जाएगा। यही वजह है कि अपर क्लास के लोग अक्सर ये समझते हैं कि कोई बड़ा मसला नहीं है। इसकी वजह यह नहीं है कि वो शायद कोई बस उनको सारा कुछ मालूम है और वो जानबूझ के चीजों को छुपा रहे हैं। उसकी एक वजह यह हो सकती है, मगर एक बुनियादी वजह उसकी यह है कि उनके तजर्बे में ही नहीं है। हम भी सियासी तकरीरों में आखिरकार कहते हैं ना कि This is why is he so zesty with money? Why is he very sexual with money, dude? बुनियादी वजह उसकी यह है कि उनके तजर्बे में ही नहीं है। हम भी सियासी तकरीरों में आखिरकार कहते हैं ना कि आपको क्या पता कि रोटी बंदा खा जाती है, तो वो वाकई हकीकत है कि अगर किसी के तजर्बे में कोई बात नहीं, बैसियत मजमूई, तो वो उसको महसूस ही नहीं होगी वो बात कि कोई अहम बात है। मिसाल तौर पे आजकल दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इतनी शदीद महंगाई है। अब जिन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो उस महंगाई को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए ये बड़ा मसला नहीं होगा, मगर जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे उतर जाएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है और वो चाहेंगे कि इस महंगाई को खत्म किया जाए, इस निजाम को तब्दील किया जाए। तो इस तरह से हमें ये बात समझ आई कि क्योंकि हमारा ताल्लुक एक मादी दुनिया से, हम मादे के बने हुए, हमने मादे की चीजें खानी ही पड़ती हैं। मादा उर्दू में यानी मटीरियल, मैटर, ठीक है। मादी दुनिया, मटीरियल वर्ल्ड। हमें जिंदा रहने के लिए, क्योंकि हमारा इस कुदरत से ऐसा ताल्लुक है, हम इस कुदरत का हिस्सा हैं। हम कुदरत से अलग नहीं है, हम इस दुनिया से अलग नहीं है, हम इस दुनिया का हिस्सा है। और इस दुनिया में रहने के लिए यह जरूरी है कि हमें अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, पेट पूरे करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। काम किए बगैर बैसियत मजमूई, इंसान की बात कर रहा हूं, इंसानियत की बात कर रहा हूं, अगर इंसानियत काम ना करे, किसी किस्म का कोई काम ना करे, किसी किस्म का कोई लेबर ना करे, तो जिंदा रह सकती नहीं रह सकती। खुराक कहां से आएगी, पानी कहां से आएगा? तो इस हवाले से इंसानियत खत्म हो जाएगी। जानवर को भी कुछ हिलजुल करनी पड़ती है कि वो किसी ना किसी तरह अपने लिए खुराक हासिल करे, अदरवाइज वो जिंदा नहीं रह सकता, जानवर भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इंसान को भी ये करना पड़ता है। अब जानवर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आप कभी गौर करें कि दूसरे जानवर उनको ना खाएं। यही वजह है कि बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं एक हर्ड की शक्ल के अंदर, इकट्ठे चलते फिरते नजर आते हैं जंगलात के अंदर। जिस तरह हिरन होगी, हिरन के पूरा, या घोड़े होंगे या गाय भैंसे भी होंगी, तो वो इकट्ठे हमेशा चलते हैं फिरते हैं। क्यों इकट्ठे हमेशा चलते फिरते? Now he's talking about how we are related to material reality, number one. Number two, to live in this material reality, we have to labor, we have to work in order to survive, right? So he's talking about labor required in the material reality. क्योंकि देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स। जब वो तादाद में ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा ताकतवर होते हैं दूसरे जानवरों के मुकाबले में। इसी तरह इंसान भी, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तमाम जानवरों से ज्यादा अक्लमंद है। जानवरों में भी अकल होती है, कुछ जानवरों में काफी अकल होती है, कुछ में बिल्कुल ही कम होती है। मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वाकई जानवरों की। कुछ जानवरों में बड़े अक्लमंद होते हैं, जिस तरह कहा जाता है कि कुत्ते बड़े अक्लमंद एहसासुल मखलूकात यानी you know, top of the food chain, top of the top animal of all animals, ऐसे होते हैं। कहा जाता है कि डॉल्फिन्स बड़ी अक्लमंद होती हैं, और मेरा ख्याल है शायद कॉकरोच ज्यादा अक्लमंद नहीं होते होंगे। वैसे वो कमबख्त उनको मारा नहीं जा सकता, हम कहीं से भी निकल आते हैं। मगर जानवरों में भी इंसेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा अक्लमंद नहीं होते, मगर मैमल्स जो हैं वो ज्यादा अक्लमंद होते हैं, वगैरह वगैरह।
तो जानवरों में भी आप देख सकते हैं कि बंदरों में काफी अकल होती है, हाथियों में बड़ी अकल होती है। तो जानवरों में भी हम देखते हैं कि ग्रेड आप कर सकते हैं उनको उनकी अकल के हिसाब से। तो इंसान तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जानवर ही कह लें आप हमें। हमारी भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, वही ऑर्गन्स हैं जो जानवरों के होते हैं। अजीबोगरीब किस्म की बात है कुदरत में कि हमारे भी तकरीबन वही ऑर्गन्स हैं जो जानवरों के, कुछ उनके ज्यादा होते हैं, कुछ हमारे कम होते हैं, मगर मोटा मोटा हिसाब वही है। मगर अकल में हम तमाम जानवरों से बहुत बहुत ही ज्यादा आगे हैं। और क्योंकि हम इकट्ठे मिलकर वो काम कर सकते हैं अपनी अकल के नतीजे में जो हम अपनी जिस्मानी कुव्वत से नहीं कर सकते। बहुत सारे जानवर हैं जिस्मानी कुव्वत के एतबार से हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर कुत्ते का भी आपको मुकाबला करना पड़े तो कुत्ते को नहीं आप डिफीट कर सकते, इतना तेज होता है, वो इतनी तेजी से आपको चक मारेगा कि आप अभी हिल ही रहे होंगे, वो आकर टक करके चक मार जाएगा, चक मार के पीछे भी चला जाएगा। मगर इंसान ये सब चीजें नहीं कर सकता। मुझे आपको कोई सांप काटे तो मैं नहीं बच सकता, बिल्ली की तरह तेज में रिएक्ट नहीं कर सकता, कुत्ते की तरह मैं चक नहीं मार सकता, हाथी की तरह या शेर की तरह। I understand, guys, that you might feel little bored because the the kind of simplicity with which he is explaining it. But believe me, guys, it's worth it because first of all, he is not explaining to students. There will come a time when the lecture will progress, and one day we will read Capital also. That will require intense focus. Here, he's addressing it to the normal crowd. So that's why he has to be so vivid and clear and simple and so on. Okay. मेरे में जिस्मानी कुव्वत नहीं है, मगर ये जानवर इंसान का मुकाबला कर सकते हैं? हरगिज नहीं। अगर कोई हाथी आए सामने, मेरे पास एक बस बंदूक हो हाथ के अंदर, मैंने उसको खत्म कर देना। शेर जो जंगल का बादशाह है, वो बेचारा यहाँ लाहौर ज़ू के अंदर फंसा पड़ा है, उसका कभी हाल जाके देख लें आप क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए वो कुछ भी नहीं अब बच रहे। कोई भी जानवर हो, हम ऊपर से स्प्रे करते हैं, लाखों छोटे छोटे इंसेक्ट्स का कत्ल कर सकते हैं। हमारे अंदर अब इतनी कुव्वत आ चुकी है कि हम पूरी कुदरत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं इंसान की अकल की वजह से। ये अकल हमारे में कम है कि हम कुदरत को बचा के रखें। तो ये अकल कहां से आती है? यहां से आती है कि इंसान जो है मिलजुल कर मेहनत करता है और अपने जहन को इस्तेमाल करता है कि अपने हालात को बेहतर करें। अब ये जब हम मिलकर काम करते हैं तो खुराक हासिल करने के लिए, सब्सिस्टेंस हासिल करने के लिए, तो हमारे आपस में कुछ ताल्लुकात पैदा होते हैं। हम फैसला करते हैं, अच्छा यार तुम जाओ और पानी लेके आओ, अच्छा यार तुम जाओ और तुमने ये करना है कि इर्द गिर्द देखना है कोई जानवर ना आए, हम अपने कबीले का दिफा करना है। अच्छा यार तुम इस तरह करोगे कि तुम रोटी तलाश करो, तुम ऐसे करो कि तुम जाके फल बूटी वगैरह पकड़ के लेके आओ, वगैरह वगैरह। इसको हम कहेंगे मेहनत की तकसीम कार। इंसानियत में, तारीख में आप पीछे चले जाएं, जितना मर्जी पीछे चले जाएं, डिवीजन ऑफ लेबर। पहले हमने लेबर की बात की, हाउ लेबर इज इंपॉर्टेंट फॉर मटेरियल रियलिटी एंड टू सर्वाइव इन इट। अब हम बात कर रहे हैं कि नॉट एवरीवन नीड्स टू डू द सेम जॉब। यू डिवाइड, ह्यूमन सोसाइटीज डिवाइड लेबर, दैट आप ये करोगे, आप ये करोगे, सो दैट वी अटेन एफिशिएंसी, राइट। आपको ये नजर आएगा कि इंसान और जानवर में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है ही ये कि इंसान के अंदर जो मेहनत की तकसीम है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। हम में से कुछ लोग वो हैं जो कि मैकेनिक्स हैं, कुछ लोग वो हैं जो कि कारपेंटर्स हैं, कुछ लोग वो हैं जो कि ब्रिकिंग बना सकते हैं, कुछ लोग वो हैं जो कि इमारतें तामीर कर सकते हैं। बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, यहां पर भी बैठे हैं, अनाज उगा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कई किस्म के मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। जो बंदा पढ़ाने में बहुत लायक फायक होगा वो ईंटें नहीं लगा सकता, जो ईंटें लगा सकता है वो डॉक्टरी का काम नहीं कर सकता, जो डॉक्टर है वो क्या कहना चाहिए, किसी तरखान का काम नहीं कर सकता, जो तरखान है वो किसी लोहार का काम नहीं कर सकता, कोई भी दूसरे का काम नहीं कर सकता। मुश्किल है ना, बहुत सारे मुख्तलिफ काम है। हम फिर क्या करते हैं कि मुख्तलिफ काम करके किसी ना किसी एतबार से हम ये फैसला करते हैं कि तुम वो काम करो, मैं ये काम करूंगा, और फिर हम आखिर में एक दूसरे के साथ उसमें किसी तरह से तबादला कर लेंगे, तुम्हारी चीज मैं इस्तेमाल कर लूंगा, मेरी चीज तुम इस्तेमाल कर लेना। ये जो हमने एक पूरा निजाम बनाया है, ये इसकी बुनियाद है सोशल रिलेशंस, ये समाजी ताल्लुकात है हमारे।
और ये सब समझे? तो पहले लेबर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, उसके बाद डिविजन ऑफ लेबर टू गेट एफिशिएंसी, एंड देन सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन so that we can exchange the products of labor. आपने जो बनाया मैं उपयोग कर लूं, मैंने जो बनाया आप उपयोग कर लें, ताकि हम लोग दोनों बेनिफिट कर सकें, राइट? सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, we first do the production in through division of labor in different sectors, and then through these relations we exchange the products of labor and use it to survive. सबसे अहम ताल्लुकात है किसी भी समाज के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, कि काम करने के अमल में काम को किस तरह से तकसीम किया गया। सोसाइटी एक काम कर रही है, उस काम को किस तरह से तकसीम किया गया, इसको हम लफ्ज देते हैं, आप लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम की तकसीम। और इसमें जो हमारे ताल्लुकात कायम होते हैं पैदावार के अमल में, वो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। क्यों वो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते होंगे कि पैदावारी अमल में ना सिर्फ आपका अक्सरियती वक्त लगता है आपकी जिंदगी का, आपके दिन का, 8 घंटे तो दिहाड़ी है, 8 घंटे तो आपने मेहनत करनी है, 6 दिन 5 दिन आपने दफ्तर जाना है, जुम्मे को आधी छुट्टी होगी, तो हफ्ते में आप खुद ही अंदाजा कर लें कि 5, 5.5, 6 दिन जो है वो तो आपके काम पे लग जाएंगे, 8-8 घंटे लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपने 8 घंटे 6 घंटे सोना भी होगा, वो तो खत्म हो गया वैसे, तो कितना टाइम बच गया? कम टाइम बचा ना। फिर दूसरी बात ये कि जिस किस्म का आप काम कर रहे हैं, जो रोल है आपका सोसाइटी में, उसी के हिसाब से आपको इनाम भी मिल रहा है। अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपको थोड़ी सी बेहतर तनख्वाह मिल रही है, अगर आप लोहार हैं तो आपको थोड़ी कम तनख्वाह मिल रही है, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और अगर आप मुजारे हैं तो आप बस इतनी रोटी आपको मिल जाती है कि आप जिंदा रह रहे हैं। ऐसे ही तो उससे फिर नतीजा ये होता है कि जिंदगी में जो भी मौके हैं वो डिटरमिन हो रहे हैं कि हम काम क्या करते हैं। अगर हम काम तकसीम कार के अंदर, इस हायरार्की के अंदर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें बहुत दौलत मिलती है, तो हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें कोई खास पैसे मिल ही नहीं रहे, कोई खास दौलत मिल ही नहीं रही, कोई समाज की जो कुल पैदावार हो रही है उसमें से बहुत ही छोटा सा हिस्सा मिल रहा है, तो हमारी जिंदगी फिर जहन्नम की तरह ही हो जाती है, उससे बेहतर नहीं होती। तो इस वजह से जो समाज के अंदर ये तकसीम कार है, डिवीजन ऑफ लेबर है, मेहनत की तकसीम कार है, इसको समझना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहले आइए कुछ चीजें मैं आसान कर देता हूं। मार्क्सिज्म में हम कुछ टर्में इस्तेमाल करते हैं। एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस, पैदावारी कुव्वतें। ये थोड़ा सा मुश्किल सा लफ्ज है, आसान कर देते हैं। इससे मतलब ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो सब समझते हैं ना क्या होता है, कि समाज के अंदर क्या लेवल है टेक्नोलॉजी की। प्रोडक्टिव फोर्सेस और टेक्नोलॉजी में कोई खास फर्क नहीं। टेक्नोलॉजी से मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं कि कंप्यूटर्स के कितने कंप्यूटर पड़े, तमाम टेक्नोलॉजी। ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना, कि खेती बाड़ी कैसे करनी। ये भी एक मखसूस वक्त में इंसान ने सीखा कि खेती बाड़ी की टेक्नोलॉजी क्या है, लोहे को किस तरह पिघला सकते हैं, यह भी एक मखसूस वक्त में टेक्नोलॉजी थी। अब ये जब टेक्नोलॉजी तब्दील होती है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस, पैदावारी कुव्वतों में तब्दीली, या इसको आसान लफ्जों में आप ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोसाइटी के अंदर तब्दीली। जो समाज के अंदर टेक्निक की बुनियाद है उसके अंदर तब्दीली। दूसरी टर्म तो मैं ऑलरेडी मुतारिफ करा चुका हूं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि पैदावारी ताल्लुकात, जो वो रिश्ते, वो ताल्लुकात जो पैदावार के अमल में पैदा होते हैं। आया कि आप किस किस्म का काम करते हैं, उसमें से क्या आपको मुआवजा मिलता है। फिर प्रॉपर्टी, मलकियत। मलकियत आप समझेंगे बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है। ये टेलीफोन है, आप कह सकते हैं ये मेरी मलकियत है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको जेब में रखा हुआ है। आप एतराज नहीं कर सकते कि इसको जेब में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। आप ये नहीं कह सकते इसको फोन करो, उसको फोन ना करो, क्योंकि या इसको इस तरह इस्तेमाल ना करो, उस तरह। जो भी इसका इस्तेमाल है वो मेरी मर्जी, क्योंकि ये मेरी मलकियत है। चाहे मैं इसको इधर से नीचे फेंक दूं, आप कहें क्यों फेंका हो, नकद तेनों की मेरी मलकियत, इसको हम कहेंगे निजी मलकियत, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप हैरान होंगे ये बात सुनकर, इस टेलीफोन में
तो कोई ऐसी खासियत नहीं है जिसके नतीजे में यह मेरी निजी मलकियत बनी। दोबारा बात करता हूं, इस टेलीफोन में कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसके नतीजे में यह मेरी मलकियत बनी। ये किसी और की, अगर कोई और जाके मार्केट से खरीद लेता तो उसकी मलकियत हो जाती। सीधी सी बात है ना। इसका मतलब यह है कि जब हम कहते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां मलकियत है, तो जो चीज मलकियत है, चाहे वो जमीन हो, वो फैक्ट्री हो, वो टेलीफोन हो, वो कुछ भी हो, जो चीज मलकियत है, ये उसका मलकियत होना उसकी खासियत नहीं है, बल्कि क्या चीज है? हमारा आपस का एक मुआहिदा है, हमारा आपस का एक ताल्लुक है। ये इससे मेरी क्या मुराद है? इससे मेरी मुराद ये कि हमने समाज, समझ रहे हैं आप? तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। लेबर की बात हुई, पहले तो आइडियाज और मटेरियल रियलिटी की बात हुई, मटेरियल रियलिटी में लेबर की बात हुई, लेबर के बाद डिवीजन ऑफ लेबर की बात हुई, और सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात हुई। सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के साथ एक नया टर्म आया, प्रोडक्टिव फोर्सेस। प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या है? टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोसाइटी, राइट? फोर्सेस दैट हेल्प अस टू प्रोड्यूस समथिंग, राइट? प्रॉपर्टी क्या चीज है? प्रॉपर्टी यानी जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है वो प्रॉपर्टी है। अब वो प्राइवेट भी हो सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्राइवेट होना उस प्रॉपर्टी का कोई क्वालिटी नहीं है। उस फोन का मेरा होना फोन की क्वालिटी नहीं है, वो मेरी क्वालिटी है। इन द सेंस हमने सोसाइटी में डिसाइड कर रखा है कि चूंकि मैंने पैसे खर्च किए इस फोन को खरीदने में, तो आज से ये फोन मेरा कहा जाएगा। ये सोसाइटी में तय हुआ है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का लेना देना प्रोडक्टिव फोर्सेस से ज्यादा सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में एक सामाजिक रिश्ता है कि जो पैसा खर्च करता है उसको उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। जिस चीज पे वो पैसा खर्च किया है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है। वस्तु, ठीक है, निजी वस्तु। ने यह तय किया हुआ है कि फलां चीज मलकियत है। इसका मतलब यह है कि ये मलकियत भी एक समाजी रिश्ता है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? प्रॉपर्टी इज अ सोशल रिलेशन। द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव समथिंग इज अ सोशल रिलेशन, ठीक है। जब आप देखते हैं कि आपके किसी के पास गाड़ी है, आपको जलन होती है, आपको एंटेगोनिज्म फील होता है, या आप, तो उसकी शुरुआत ही तो यहां से होती है ना कि आपका, उसका और उस संपत्ति का, इन तीनों चीजों का आपस में एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है? कि वो संपत्ति उसकी है और आपकी नहीं है, राइट? तो प्रॉपर्टी इज अ सोशल रिलेशन, ठीक है। जस्ट लाइक नॉर्मल अदर रिलेशंस, मैन एंड मैन, मैन एंड वुमेन, फ्रेंड्स, फैमिली, that's the similar relation a man has with objects, with properties, private property, public property. कि आपने और मैंने फैसला किया है, ये टेलीफोन यहां पे पड़ा है, आपको पता है ये किसी की मलकियत है, मैं इसको उठा नहीं सकता। अगर आपको नजर आएगा तो आप कहेंगे, ओ कॉमरेड जी, ये आपका फोन पड़ा हुआ था, ये ले ले। ऐसे ही है ना? अगर आप उठा लेंगे तो पूरा समाज आपको कहेगा, है चोरी की थी, बड़ा गलत किया, ये तो तुम्हारा था नहीं। इसका मतलब है मलकियती रिश्ते भी दर हकीकत समाजी रिश्ते। जमीन का मलकियत होना एक समाजी रिश्ता है। किसके दरमियान? एक तरफ उसके दरमियान जो जमीन का मालिक है, जिसको हम खान कहेंगे, और उसके दरमियान जो कि खान के लिए काम करता है। इसी रिश्ते के नतीजे में जमीन मलकियत बनी। क्या खुदा ताला ने, क्या अल्लाह ताला ने जमीन को तो देखिए, एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लैंड। लैंड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, से, me. What does this say? It does not say anything about the land. It says something about me and someone who does not have this land. It says that I am the owner of this land and he is not. तो ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि लैंड की क्वालिटी है, ये रिश्ता मेरी क्वालिटी है और उसकी क्वालिटी है।
उसकी क्या क्वालिटी है कि उसके पास नहीं है, मेरी क्या क्वालिटी मेरे पास है ना। तो ये एक सोशल रिलेशन है, यही वो कहना चाह रहे। मलकियत बना के पैदा किया? नहीं। क्या खुदा ताला ने जंगलात को मलकियत? नो गॉड्स रोल, गॉड हैज नॉट डिसाइडेड द नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये ह्यूमंस का डिसाइडेड, ये इंसानी मुआहिदा है, ये इंसानों का आपस में एक रिलेशन है जो ह्यूमंस ने एस्टैब्लिश किया। देयर इज नथिंग हेवनली अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेकंड थिंग, मलकियत बना के पैदा किया? नहीं। क्या कुदरत, तमाम कुदरत हमेशा से किसी ना किसी की मलकियत थी? नहीं। कुदरत तो हमसे बहुत ज्यादा पुरानी है, हम तो इसमें नए नए आए हैं। हमें तो, इंसान को तो 2 लाख साल से ज्यादा नहीं हुए। कुदरत तो इससे बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। हमसे पहले एक डायनासोर भी फिरते थे इस दुनिया में, अब वो खत्म ही हो गए, उनकी सिर्फ हड्डियां मिलती हैं। ऐसे ही है ना। एक ऐसा वक्त भी था कि जब इंसान इस दुनिया में फिरा करते थे और कोई भी जमीन, कोई भी दरिया, कोई भी दरख्त, कोई भी फूल की टहनी, कोई भी चीज किसी की भी मलकियत नहीं थी, बल्कि सबकी ही मलकियत थी। there was a time when there was no private property, right? Easy to understand. जब कोई चीज सबकी मलकियत होगी तो वो किसी की मलकियत नहीं होगी। तो कुदरत Right. किसी की मलकियत नहीं थी, ये हमने तकसीम किया कुदरत को, और हमने ये कहा ये हिस्सा जमीन मेरा, वो हिस्सा जमीन तेरा, ये हिस्सा जमीन, इन लोगों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा जमीन में। ये हमने तकसीम किया। ये खुदा ताला से निजाम नहीं पैदा हुआ, ये इंसानों ने पैदा किया। कितने सारे हिस्टोरियंस हैं, वो आपको तारीख बता के उठा के बता सकते हैं कि ये मलकियती निजाम कब पैदा हुआ, वो ये भी आपको बता सकते हैं। कहां से शुरू हुआ, वो ये भी आपको बता सकते हैं। मिसाल तौर पे वो आपको ये बता सकते हैं कि इसकी अपनी तारीख, जबकि इंसानों की तारीख 2 लाख साल है, मलकियत की तारीख महज 10,000 साल पुरानी, 10-12 हजार साल से ज्यादा नहीं है। और मलकियत की भी कई शक्लें रही। पुराने जमाने में सबसे पहली शक्ल ये थी जिसको हम कबायली मलकियत कहते हैं। कबायली मलकियत आप जानते होंगे, आप समझते होंगे कि वो किसी की निजी मलकियत नहीं, बल्कि वो पूरे के पूरे कबीले की इज्तमाई मलकियत। So the first class of society, he is talking about the historical stages in which the class system has propagated. क्लास कैसे डेवलप हुआ है? तो जो फर्स्ट क्लास सोसाइटी थी वो ट्राइबल सोसाइटी थी, ठीक है, जिसको वो कबाली क्या कहते हैं उसको, कबीलियाई समाज या कबायली समाज जिसको वो कह रहे हैं, वो बेसिकली कबीला यानी ट्राइब से निकला है, ट्राइबल सोसाइटी, राइट। वो सरदार की मलकियत नहीं, वो खान की मलकियत नहीं, वो किसकी मलकियत है? वो पूरे कबीले की मलकियत है। खान उसके कबीले का सरदार होने के नतीजे में ये कह सकता है कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, उस तरह करना है, इस तरह करना है, मगर वो जो कबीले की पूरी एरिया है वो उसकी निजी मलकियत नहीं है। जब भी उसने कोई फैसला करना है उसने कबीले से पूछना है, कबीले के वडेरों, पुराने जमाने में कबीले से पूछना है कि इसके साथ क्या किया जाए। और कबीले के अंदर खुद उस जमाने के अंदर कोई तबकाती तकसीम नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने तारीख में यह देखा कि कबीले के अंदर एक तबकाती तकसीम आनी शुरू हुई। वो जो पहले कबीले के उस्ताद थे, बड़े थे, वडेरे थे, खान थे, वो अब निजी मालिक बनना शुरू हो गए उस कबायली जमीन पर। उन्होंने इस कबायली जमीन को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा यह हिस्सा सिर्फ मेरा है, कबीले का नहीं, मेरा है। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरे कबीले की जमीन को तकसीम करके, तो एक कबीले के एक हिस्से ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया, इजारादारी कायम कर ली, और दूसरे हिस्से को बिल्कुल जमीन से महरूम कर दिया। जो हिस्सा जमीन से मुकम्मल तौर पे महरूम हो गया, वो अब हिस्सा मजबूर हो गया कि वो उन लोगों के लिए काम करे जिनके पास जमीन है। ऐसे ही है, इसको बाद में मैं और समझाऊंगा। तो इस तरह आपको यह समझ आई कि मलकियत कोई कुदरती चीज नहीं है, मलकियत इंसानों ने खुद पैदा की है तारीख के एक मखसूस मरहले में। इस मलकियती निजाम को जब आप इकट्ठा करते हैं तो इसी को हम किसी भी समाज के मुआशी निजाम या इक्तिसादी निजाम कहेंगे।
इसका मार्क्सी टर्म है मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बड़ी मुश्किल। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज है? मोड ऑफ प्रोडक्शन इज टू थिंग्स। फर्स्ट, सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव फोर्सेस। क्या क्या चीज लगती है प्रोड्यूस करने में और उन चीजों का क्या संबंध है सोसाइटी में, ठीक है? वो किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी नहीं है, वो सबकी है या उसकी है उसकी नहीं है। ये जो सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है प्लस प्रोडक्टिव फोर्सेस, उनको हम कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? टर्म है मोड ऑफ प्रोडक्शन, तर्ज पैदावार इसका तर्जमा हुआ। तर्ज पैदावार का आसान तरीका यह है, हमें अपनी वोकेबलरी भी अपडेट करनी है। आसान लफ्जों में क्या हुआ? मुआशी निजाम। रोज हम बात करते हैं टीवी पे मुआशी निजाम, तो यही टर्मिनोलॉजी बेहतर है जो कि लोगों को समझ आती है। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है मुआशी निजाम। मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? बस प्रोडक्टिव फोर्सेस जो जो चीजें प्रोड्यूस करने में जरूरी हैं और उनका क्या रिलेशंस है सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ। लैंड है, प्रोडक्टिव फोर्स है, इसमें कुछ पैदा होता है, आप खाते हैं उसको। ये लैंड किसकी है? ये भी तो इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। ये लैंड अगर मेरी है या सरकार की है, इससे फर्क पड़ेगा ना इकोनॉमिक सिस्टम पे। अगर मेरी है तो मैं कुछ उगाऊंगा, सरकार की है तो सरकार कुछ और उगा सकती है, राइट? तो प्रोडक्टिव फोर्सेस प्लस सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन makes an economic system. And what is economic system? It is modes of production only. How society produces, how the system produces is economic system. अब अगली टर्म है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका तर्जमा बना जराए पैदावार। मीन्स का मतलब है जरिया, प्रोडक्शन का मतलब पैदावार। पैदावार करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ज़राई पैदावार करनी है तो जमीन के बगैर ज़राई पैदावार तो नहीं हो सकती, अनाज तो नहीं उगाया जा सकता। अगर आपके पास जमीन ही नहीं, आप ज़राई पैदावार नहीं कर सकते। अगर आपने कोई और काम करना है तो आपको हो सकता है हथौड़ी चाहिए, हो सकता है आपको रुंबा चाहिए, हो सकता है आपको कुछ और स्पेड चाहिए हो, कोई टूल्स वगैरह आपको चाहिए होंगे। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर वो आपके पास है ही नहीं, वो मेरे कंट्रोल में आ जाए, जमीन भी मैं अपने कंट्रोल में ले लूं, या फर्ज करें पानी में अपने कंट्रोल में ले लूं, किसी तरह मैं कोई 4 फौजी खड़े करके ये कहूं सारा पानी जो है मेरे कंट्रोल में। अब आपकी मजबूरी बन गई, पानी हासिल करने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। अब मैं डिक्टेट कर सकता हूं कि क्या करना है, आपने क्या नहीं करना। इसका मतलब है जराए पैदावार जिन लोगों के कंट्रोल में होते हैं, दर हकीकत सोसाइटी भी उन लोगों के कंट्रोल में आ जाती। बाकी सब समझ रहे हैं आप? पहले हमने सीखा कि इकोनॉमिक सिस्टम यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, तो वो है सोशल रिलेशंस प्लस प्रोडक्टिव फोर्सेस। दूसरा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चीजें जिनसे प्रोडक्शन होता है। अच्छा, मोड ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या अंतर है? मोड ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल सिस्टम की बात करता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ प्रोडक्टिव फोर्सेस की बात करता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये तय करता है कि सोसाइटी में पावर किसके पास रहेगी। जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके पास पावर है। पावर क्या है? पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ अदर्स, राइट? तो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके पास पानी है, जिसके पास जमीन है, वही तो बताएगा ना कि अच्छा तुम्हारे पास नहीं है, तुम मेरे साथ काम करो, मेरे लिए काम करो, है ना? तो वो डिक्टेट कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे की, उसको पावर है उसके पास। उन लोगों के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ इकोनॉमिक मुआशी जराए। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एलियनेशन का। इसका उर्दू में तर्जुमा है बेगानगी। यह भी कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान मसला है। बेगानगी का मतलब यह है कि जब आपको यह बताया जाए, समाज यह फैसला करे कि इस जमीन पे आपका कोई ताल्लुक नहीं, इस पानी के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं, ये पानी मेरी निजी मलकियत है। अब क्योंकि वो मेरी निजी मलकियत बन गई है, तो आप उस पानी से, उस जमीन से क्या हो गए? बेगाना हो गए, एलियनेट हो गए, अलग। तो बहुत सारे मीनिंग्स एलियनेशन के चलते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा ही अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। और जो बेसिक मीनिंग है वो अदराइजेशन है। वो वस्तु से अदराइजेशन हो, व्यक्ति से अदराइजेशन हो। एलियनेशन मतलब
एक टाइप से आपको अलहदा कर दिया गया, अलग कर दिया गया कि ये आपका नहीं है, दिस इज नॉट योर्स। ठीक है, तो यस, दिस इज इट। पैदा हो गए। बल्कि ना ही सिर्फ ये, जो चीज आप पैदा करेंगे अब उस जमीन पर जिसका मैं मालिक हूं, उसका उस पैदावार का मालिक कौन होगा? आप नहीं होंगे, मैं होगा। पैदा आपने की है, मगर क्योंकि जमीन का मालिक मैं हूं, तो उस जमीन में से जो पैदावार होगी उस पैदावार का मालिक भी मैं हूंगा। और उस पैदावार का मालिक अगर मैं हूं, तो इसका मतलब यह कि आप जिस चीज को आपने पैदा किया है उससे आप क्या है? बेगाना है, एलियनेटेड। तो आप समझ रहे हैं कितनी कितनी गहरी बात है कि दो चीज लगे किसी फसल को उगाने में, लैंड और लेबर। लैंड का कंट्रीब्यूशन है कि वो वहां पे है, लेबर का कंट्रीब्यूशन है कि वो वहां पे लगी है। लेकिन ये ह्यूमंस ने डिसाइड किया कि जो प्रोडक्ट है, जो फसल है, वो जमीन वाले की होगी, ना कि मजदूरी वाले की, ना कि लेबर वाले की। ये ह्यूमन डिसीजन है, याद रखिएगा। इसमें कोई भी कॉमन सेंस नहीं है। आप ही सोचिए कि हाँ, ये तो कॉमन सेंस है ना कि भाई जिसकी जमीन उसकी फसल। ये कॉमन सेंस नहीं है, ये ह्यूमन डिसीजन मेकिंग है। इंसानों ने, सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि फसल उसी की होती है जिसकी जमीन होती है। अगर हमने ये डिसाइड किया होता तो कि जमीन किसी की हो, फसल उसकी जो मजदूरी करेगा, जो लेबर करेगा, तो आज के दिन में दुनिया अलग होती। यही है एलियनेशन का कॉन्सेप्ट, कि जिसको हमने अलग कर दिया प्रोडक्ट से, प्रॉफिट से, आउटकम से, वो एलियनेट हो गया। हमने लेबर को एलियनेट कर दिया फ्रॉम प्रोडक्शन, राइट। हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे ही आउटकम बेस्ड कर दिया, राइट। आपने अपना खून पसीना एक किया मिट्टी के अंदर, मगर जो चीज उस मिट्टी में से जो फल निकला वो किसका हुआ? जमीन के मालिक का, उसका नहीं हुआ जिसने मेहनत की। तो इसको हम कहते हैं एलियनेशन, बेगान की। अब हम ये देखते हैं कि तारीख के अंदर आहिस्ता आहिस्ता समाज का जो टेक्नोलॉजिकल बेसिस है, जिसको हम पैदावारी कुव्वतें कहते हैं, वो तब्दील होनी शुरू हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। एक वक्त था कि जब इंसानों ने सबसे पहले यह अमल सीखा कि ज़राअत की टेक्नोलॉजी क्या है, कि ज़राई पैदावार कैसे की जाती, खेती बाड़ी कैसे की जाती है। साइंसदान हमें यह बताते हैं कि ये इस तरह से लोगों को पता चला कि जब वो जाते थे किसी इलाके के अंदर और वहां से जाके बीज लेकर आते थे जो वो खा जाते थे, तो उस रास्ते में बीज जहां पे वो गिरता था वहां पे वही वाला पौधा उगना शुरू हो जाता था। जब वही वाला पौधा उगना शुरू हुआ तो इंसान को एहसास हुआ कि अगर थोड़ा सा मैं बीज बचा लूं और इस बीज को जमीन में डाल दूं तो वही पौधा उग जाएगा। वो बीज दोबारा से कई और बीज बन जाएंगे, एक बीज से कई बीज बन जाएंगे, और वो फिर मैं खा भी सकूंगा। तो इस तरह करके, और फिर उसको समझ आई कि इस पे पानी डालूंगा तो और बेहतर हो जाएगा, इस पे हल चलाऊंगा तो और बेहतर हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये सीखा। आज से तकरीबन 3000 साल पहले लोगों ने ये भी सीखा, कहीं 3000, कहीं 2000, कहीं उससे भी 5000 साल पहले लोगों ने ये सीखा कि सबसे पहले तांबे को किस तरह से पिघलाना है। कॉपर और टिन को मिक्स करके उन्होंने ब्रॉन्ज यानी कि तांबा बनाया, ये टेक्नोलॉजी सीखी। फिर उसके बाद उन्होंने जब इस चीज को समझ लिया कि ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता है, इसको हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। एक पूरा पीरियड है हिस्ट्री का जिसमें लोगों, इंसानियत जो है उसके पास जो वेसल्स थे, उसके पास जो चीजें थी, हथियार तो वो नहीं बना सकते थे क्योंकि तांबा इतना सख्त नहीं है कि वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो। हथियार के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? पत्थर के हथियार, उसको हम पत्थर का दौर कहते हैं। पत्थर के दौर से हम तांबे के दौर के अंदर गए, तांबे के दौर से हम आगे गए लोहे के दौर के अंदर। अब लोहे को जब हमने पिघलाना सीख लिया तो हमने ऐसे हथियार बनाने शुरू कर दिए जो बहुत स्ट्रांग थे। जब स्टील बनाना हमने सीख लिया तो हमें यह पता चला कि स्टील ना सिर्फ एक औजार के तौर पे काम कर सकती है, एक हथियार के तौर पे भी काम कर सकती है। लिहाजा जिन लोगों के पास स्टील थी, जिन कौमों के पास स्टील थी, जिन कौमों ने स्टील हथियार बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने उन कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया जिनके पास पत्थर के हथियार थे या लकड़ी के हथियार थे, उनको खत्म कर दिया। फिर उसके बाद आगे जाके हमने
स्किप कर रहा हूं मगर आपको समझ आ रही है। तोप बनानी सीख ली उसी लोहे से, हमने और किस्म के काम सीख लिए, और फिर चलते चलते आप देखें कि हमने जदीद सनती निज़ाम कायम कर लिया, हमने सनत सीख ली, हमने लोहे की मशीनें बनानी शुरू कर दी, और एक पूरा सनती इनकलाब हुआ। अब जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी चेंज सनती इनकलाब यानी मैकेनिकल रेवोल्यूशन, मशीन्स बनानी सीख हो रही थी, तो उसके नतीजे में जो मेहनत की तकसीम कार थी वो भी चेंज हो रही थी। अब नए नए किस्म के शोबे बनने शुरू हो गए, नए नए किस्म के पेशे पैदा हो गए। वो शोबा कि जिसके अंदर समझ रहे आप, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी प्रोडक्टिव फोर्सेस में जो चेंजेस हुए, उसने एक नए डिवीजन ऑफ लेबर को जन्म दिया। हर बार जब एक नया प्रोडक्टिव फोर्स मार्केट में आता है तो वो डिवीजन ऑफ लेबर को डिस्टेबलाइज कर देता है। पहले से डिवीजन ऑफ लेबर है उसको चेंज कर देता है और नया डिवीजन ऑफ लेबर आता है। ठीक है, जैसे अब आजकल हम लोग बात करें कि एआई आने वाला है, तो एआई एक नया प्रोडक्टिव फोर्स होगा, वो नए तरीके से डिफाइन करेगा कि सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है या डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। उसको लोग लोहे को पिघलाएंगे, जिसको आयरन मॉन्गर या लोहार बोलेंगे आप। ये एक नया शोबा पैदा हो गया, पहले तो नहीं था। ठीक है ना जी। तो इस तरह करके फिर उसके साथ एक समाज ने फैसला करना था कि अब लोहार की मेहनत हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो समाज ने यह भी फैसला करना था कि कुल पैदावार का कितना हिस्सा लोहार को दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे हैं कि इन्होंने लफ्ज यूज किया कि लोहार की मेहनत हमारे लिए कितनी जरूरी होगी, ये समाज ने तय किया। ठीक है, तो आज आप देयर इज नथिंग इंट्यूटिव अबाउट सम जॉब्स बीइंग मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। ये सोसाइटी का डिसीजन है। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग बहुत अच्छी जॉब है या डॉक्टरी बहुत अच्छी जॉब है या टीचिंग उतनी अच्छी जॉब नहीं है या रिसर्च उतना अच्छा जॉब नहीं है, या कोई कह रहा है कि सिविल सर्वेंट बनना बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये है, इसका रीजन ये है कि सोसाइटी ने कलेक्टिवली ये डिसाइड किया है कि इस जॉब का मेहनताना ज्यादा होगा, इस जॉब की मेहनत को हम ज्यादा कद्र करेंगे, इस जॉब को हम ज्यादा इज्जत देंगे। ये सोसाइटी का कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, देयर इज नथिंग इंट्यूटिव अबाउट इट। ठीक है, आजकल हमारे इंट्यूशन में बैठ गया कि अच्छा लोहार मजदूर जो है उसके काम का महत्व नहीं है, और महत्व है भी तो कम महत्व है, इंजीनियर से तो कम ही महत्व है। ये हमारे दिमाग में बैठ गया है, लेकिन इसमें कोई भी कॉमन सेंस की बात नहीं है। ये सोसाइटी का लिया गया डिसीजन है। एक ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट कर सकती है जहां सिर्फ मजदूर के मेहनत का महत्व हो, जहां इंजीनियर के मेहनत का और मजदूर के मेहनत का महत्व बराबर हो जाए। वैसी दुनिया भी एग्जिस्ट कर सकती है। इट इज जस्ट सोसाइटीज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। कितना हिस्सा सुनार को दिया जाएगा, कितना हिस्सा कम्मी को दिया जाएगा, कितना हिस्सा कुम्हार को दिया जाएगा, कितना हिस्सा चमार को दिया जाएगा, कितना हिस्सा फलां को जमींदार को दिया जाएगा, कितना हिस्सा इसको दिया जाएगा, कितना हिस्सा उसको दिया जाएगा। किसने ये फैसले किए? Don't mind the words that he is using. This is not casteist words. These हमारे यहाँ इन सब वर्ड्स का कनोटेशन जो है वो बहुत नेगेटिव है, राइट। तो चूंकि ये पाकिस्तान में प्रोफेसर हैं तो इनको जो शदीदियत है, जो इंटेंसिटी है इन वर्ड्स की, उसका अंदाजा नहीं है। पॉलिटिकल करेक्टनेस अलग अलग तरीके से काम करती है अलग अलग कंट्रीज में। उनके यहाँ उतना कास्ट सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ है, तो ये वर्ड्स बहुत लोडेड है, राइट। So don't mind these words. He is not doing it in a casteist way, right? जारी बात है, जो ज्यादा ताकतवर थे उनके फैसले ज्यादा अहमियत रखते थे और जो कमजोर थे उनके फैसले कम अहमियत रखते थे। और जो नया शोबा था वो समाज के लिए जितना जरूरी और अहम था उतना ही बड़ा हिस्सा समाज का उसको मिल रहा था। आज फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इंजीनियर को ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो शोबा अहम शोबा है हमारी सोसाइटी के लिए। तो इस तरह से जब टेक्नोलॉजी में तब्दीली आई तो पूरे समाज के अंदर तब्दीली आई, पूरी डिवीजन ऑफ लेबर यानी मेहनत की तकसीम कार में तब्दीली आई, पूरे समाज के स्ट्रक्चर ढांचे के अंदर तब्दीली आई। और वो टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे ढांचे के अंदर जो तब्दीली आई, उसी के नतीजे में फिर जो समाजी पूरे का पूरा ढांचा था उसमें भी तब्दीली आई। इसको हम कहेंगे
सोशल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, मिसाल, एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं सामाजिक क्रांति। कि जब इंसान सिर्फ खाना बदोश था, जब उसको ज़रूरी टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं थी, तो उस पीरियड के अंदर सोसाइटी कबीलों के लिहाज से चलती फिरती रहती थी, खाना बदोश रहती थी। और जब समाज को या इंसान को यह टेक्नोलॉजी समझ आई कि हम अनाज किस तरह उगा सकते हैं, हम खेती बाड़ी कैसे कर सकते हैं, तो वही ट्राइब्स जो पहले फिरती टुरती रहती थी, उन्होंने फैसला किया कि हम एक जगह रहेंगे जहां पे हम एग्रीकल्चर करेंगे, जहां पे हम ज़राअत करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले शहर बनाने शुरू किए। और इंसानी तारीख में जब पहले शहर बने तो पहली बड़ी बड़ी हुकूमतें और रियासतें कायम होनी शुरू, पूरी सोसाइटी चेंज होती हुई नजर आई, सोसाइटी का नुक्ता नजर चेंज होता हुआ नजर आया। और ये हम जब अपनी तारीख पढ़ते हैं, उसके अंदर तारीख के अंदर हमें नजर आता है ये तजाद कि एक तरफ वो तर्ज जिंदगी जिसके अंदर हम खाना बदोश थे, और दूसरी तरफ वो तर्ज जिंदगी जिसके अंदर हम सेटल होकर रहना चाहते थे। उनके दरमियान हजारों सालों की लड़ाई रही, हजारों, ये इनकलाब था, मगर ये इनकलाब इस तरह करके फैला हुआ था, कई वक्त पूरे एक हिस्टोरिकल पीरियड पे फैला हुआ था, जिसमें ये ट्रांजिशन हुई कि खाना बदोश सोसाइटी जो है वो सेटल्ड एग्रीकल्चर में तब्दील हुई। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, कई और मिसालें इसकी मौजूद हैं। एक जो ये तब्दीली है वो हमारे आंखों के सामने इस वक्त हो रही है, सरमायादारी निजाम से सोशलिस्ट निजाम के अंदर तब्दीली, मगर उस पर बाद में बात करूंगा। तो ये जब तब्दीली होती है, इसको हम क्या कहते हैं? सोशल रेवोल्यूशन, इनकलाब, जिसके लिए आप सब लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं। यानी कि इनकलाबी तब्दीली भी दर हकीकत उसके पीछे क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इनकलाब होता है। कुछ लोग इनकलाब को महज एक साजिश समझते हैं कि छोटी मोटी साजिश होगी, 4 लोग हो गए, फैसला कर लिया इनकलाब करेंगे, इनकलाब हो गया। ऐसे नहीं होता। इनफैक्ट सोसाइटी के अंदर, वो सोसाइटी के ढांचे के अंदर वो तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं, जिनका इजहार, जिनका सियासी समाजी इजहार, नजरियाती इजहार इनकलाब की शक्ल में हमें नजर आता है। तो इससे क्या सीखें हम लोग? इससे सीखें कि रेवोल्यूशन जिस चीज को कहते हैं वो कोई ह्यूमन कंस्पिरेसी नहीं है, वो कोई वो हो सकती है, लेकिन वो एक फेनोमेना है जो सोसाइटी में होता है, क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है। हमने डिफाइन किया डिवीजन ऑफ लेबर, हमने लेबर डिफाइन किया, हमने सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन किए, हमने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन किए। और ये डिवीजन ऑफ लेबर बदलता है जब प्रोडक्टिव फोर्सेस बदलती हैं। तो जब ये बदल रहा है सब कुछ, जब ये चीजें, ये जो मैटर है वो एक्टिव ही इतना है कि वो बदल रहा है, तो वो बदलेगा तो ह्यूमन रिलेशंस बदलेंगे, और वो ह्यूमन रिलेशंस जब बदलते हैं तो वो बदलाव सोशल रेवोल्यूशन के रूप में हमको दिखता है। रेवोल्यूशन इज एज कॉमन एज पैसेज ऑफ टाइम, इट इज नेचुरल, इट इज ह्यूमन टू हैव रेवोल्यूशंस, राइट? वो जो बाइनरी है एवोल्यूशन वर्सेस रेवोल्यूशन, इट इज फ्रिवोलस। रेवोल्यूशन इज अ चेंज which occurs in relations of production spontaneously, right? Through some human agency may be required, but it is natural, it is humanly. तो यही है दर हकीकत तारीख का जदलियाती अमल, द डायलेक्टिक ऑफ हिस्ट्री, कि एक तरफ इंसान सारा इकट्ठा होता है, इंसान सारे इकट्ठे होते हैं, समाजी ताल्लुकात बनाते हैं पैदावार के लिए। वो जो पैदावारी ताल्लुकात होते हैं वो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर होते हैं। वो समाजी ताल्लुकात तब्दील होते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और हमारी समझ हमें बेहतर चीजें समझ आनी शुरू होती हैं कि सोसाइटी के किस तरह से पैदावारी अमल करना है। जैसे जैसे पैदावारी अमल चेंज होता है, सोसाइटी का पूरा ढांचा चेंज होना शुरू हो जाता है। जब सोसाइटी का पूरा ढांचा चेंज होना शुरू हो जाता है, फिर सोसाइटी भी कहती है कि जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से समाज चल रहा है, उसको चेंज होना चाहिए, उसको तब्दील होना चाहिए। तो वो फिर उसका अक्स हमें सियासत में और नजरियात में नजर आता है, जिसको हम समाजी इनकलाब कहते हैं, सोशल रेवोल्यूशन।
समझ रहे हैं आप? डायलेक्टिक्स ऑफ हिस्ट्री समझे आप? ह्यूमन सोसाइटी एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, वो सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और सोशल डिवीजन ऑफ लेबर करती है, उसका अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम है। सोशल सिस्टम, लोग, उस इकोनॉमिक सिस्टम, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होता है बाय वर्च्यू ऑफ इंक्रीज इन नॉलेज चेंजेस। इकोनॉमिक सिस्टम सोशल सिस्टम को चेंज करता है, बदला हुआ सोशल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करता है, और इकोनॉमिक सिस्टम बदला हुआ फिर से सोशल सिस्टम को। एक फीडबैक मैकेनिज्म है सोशल सिस्टम में और इकोनॉमिक सिस्टम में। इस इन चेंजेस को, जहां पे कोई कॉज और इफेक्ट नहीं है, बट हर किसी चीज का कॉज और इफेक्ट है, इसको डायलेक्टिक्स कहते हैं, डायलेक्टिक्स ऑफ हिस्ट्री। यहां एक थीसिस है, यहां एक एंटीथीसिस है, और ये आपस में एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक दूसरे को इनरिच करते रहते हैं, राइट? तो डायलेक्टिक्स ऑफ हिस्ट्री का मतलब थ्रू आउट द हिस्ट्री देयर वाज अ सोशल सिस्टम which influenced its economic system, and the economic system in turn influences the social system, and this goes on, and the history moves forward, the time moves forward, and this wheel of change manifests itself in the form of social revolution from time to time, right? रेवोल्यूशन कहते हैं। तो सोशल रेवोल्यूशन कोई साजिश नहीं होती, बल्कि तारीख के एक पहिए के नतीजे में, उसके चलने के नतीजे में रूनुमा होती है। और इसकी जो बुनियाद होती है वो हमेशा यही होती है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है, हमारे ताल्लुकात चेंज होते हैं, और ताल्लुकात जैसे चेंज होते हैं, पूरा ढांचा उसके साथ साथ तब्दील होता हुआ नजर आता है। यह है, आप एक फैमिली का एग्जांपल लीजिए ना, बहुत अच्छा एग्जांपल फैमिली का। प्री कंप्यूटर एरा में रिलेशन बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज फादर क्या था? वो था कुछ। कंप्यूटर एरा में, इंफॉर्मेशन एरा में, जहां पर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन के पास अधिक हो गई है, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, टेक सेवी हो गया है चाइल्ड, तो अब रिलेशंस बिटवीन फादर एंड सन क्या होगा? क्या ये अफेक्टेड नहीं होगा? तो जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए, इंफॉर्मेशन एज आया, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोडक्ट नाउ, राइट? तो द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन चेंजेस। पहले सन फादर से सीखता था, कुछ भी सीखना होता था, बट अब टेक्नोलॉजी के मामले में फादर सन से सीखता है, राइट? So the relation between father and son changed when the technology changed, when the modes of production changed. ये बहुत अच्छा एग्जांपल है डायलेक्टिक्स ऑफ हिस्ट्री का। फैमिली के लिए है, पूरे समाज के लिए नहीं है, पर फैमिली के लिए है। इट्स अ गुड एग्जांपल। डायलेक्टिक ऑफ हिस्ट्री यानी एक तरफ टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ हमारे ताल्लुकात, इनके दरमियान एक किस्म का रिश्ता है, नाता है। टेक्नोलॉजी एक तरह से आगे बढ़ जाती, ताल्लुकात पुराने रह जाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी के मजीद आगे बढ़ने के लिए इन ताल्लुकात के अंदर तब्दीली चाहिए होती है, और वो तब्दीली रूनुमा होती है, और फिर समाज आगे बढ़ता है। ये जो ताल्लुकात के अंदर तब्दीली, ये कैसे होती है? ये तबकाती जद्दोजहद के जरिए होती है, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी है वो नए तबकात को पैदा कर देती है। तबका आखिरकार वही तकसीम कार का नाम है। हमारे एग्जाम्पल में देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी नई क्लासेस को जन्म देती है, ठीक है, जो पहले नहीं थी अब आ गई। हमारे एग्जाम्पल में देख लीजिए, नया टेक्नोलॉजिकल पीरियड, न्यू इंफॉर्मेशन एज ने नए चाइल्ड को जन्म दिया है, ठीक है। नाउ द चिल्ड्रन आर मोर टेक सेवी, राइट? द चाइल्ड इज नॉट द 70s किड, ही इज अ 2020s किड। Gen Z, I don't know if you can consider Gen Z as a class, but it is definitely different from the child class of 70s, right? It knows much more than the 70s contemporary. So वो है जो मेहनत की तकसीम थी, वो नए तबकात को पैदा कर देती है, और वो नए तबकात फिर आपस में लड़ते हैं, या वो नया तबके जो पैदा होते हैं वो कहते हैं हमें
अपना हिस्सा मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। छोटा सा यहां पे मैं ब्रेक करता हूं, आपके कुछ सवाल हैं तो मैं सवाल लेने के लिए तैयार हूं। तबके को हम मजीद और डिटेल से कवर करेंगे। So, okay, so this is part one. We will continue with part two in the next video. And so yes, this is what it was. हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? हम लोग शुरू किए थे एक बाइनरी से, थियोलॉजी वर्सेस साइंस। फिर दूसरी बाइनरी पे आए, आइडियाज वर्सेस मटेरियल रियलिटी। फिर हम लोग लेबर पे आए, लेबर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मटेरियल रियलिटी, डिविजन ऑफ लेबर, सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, दो उसमें से तार निकले। फिर इन दोनों को जोड़ करके हमने कहा कि ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिव फोर्सेस है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्टिव फोर्सेस प्लस सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की, और जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसके पास पावर है। थ्रू आउट द हिस्ट्री एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू ये डिवीजन ऑफ लेबर होते आया है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल जिनके हाथ में रहा है उनके डिसीजन से ही समाज चला है, ये भी हमने समझा। हमने डायलेक्टिक्स ऑफ हिस्ट्री समझी कि कैसे एक इकोनॉमिक सोशल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे एक इकोनॉमिक सिस्टम सोशल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, और एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक डायलेक्टिक्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील ऑफ हिस्ट्री मूव्स फॉरवर्ड। उसके बाद हमने सीखा कि चलिए जब ये होता है, जब ये मूवमेंट हो रही होती है, इट इज नॉट अ स्मूथ मूवमेंट। कभी इकोनॉमिक सिस्टम आगे निकल जाता है, कभी सोशल सिस्टम आगे निकल जाता है, और ये आपस में एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल चलती रहती है दोनों सिस्टम्स की, क्योंकि इनर्शिया भी तो है। सोशल सिस्टम बदलना नहीं चाहता, इकोनॉमिक सिस्टम बदलता जा रहा है इनोवेशंस के थ्रू, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के थ्रू। तो एक और हम लोग इतने प्रोग्रेसिव हैं, एक और हम लोग पूरी तरह रिग्रेसिव हैं, हम कुछ बचा के रखना चाहते हैं सोसाइटी में। तो ये जो स्ट्रगल है वो क्लास स्ट्रगल इनहेरेंट है। व्हाई इट इज अ क्लास स्ट्रगल वो हम आगे देखेंगे। क्यों ये स्ट्रगल अपने आप को मैनिफेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मार्क्सिज्म, जिसमें हम लोग यूट्यूब वीडियोस के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे सिर्फ डॉक्टर तैमूर रहमान को ही नहीं। हम लोग आने वाले वक्त में डॉक्टर प्रोफेसर डेविड हार्वी से सीखेंगे दास कैपिटल की रीडिंग, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। हम लोग रेफर करेंगे टू सम ऑडियो बुक्स, हम लोग रेफर करेंगे टू अदर प्रोफेसर्स, प्रोफेसर रिचर्ड वुल्फ, मार्क्सिज्म। हम लोग रेफर करेंगे पिकेटी को, कैपिटल इन 21st सेंचुरी। बहुत सारी चीजें हम रेफर करने वाले हैं। फिलॉसफी को, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को सीखने के लिए हमें इन डेप्थ में जाना पड़ेगा हीगल के, तो वहां हम जाएंगे जीजेक के पास, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिलोसोफर्स, हेगेलियन फिलोसोफर्स। तो हम जीजेक के पास जाएंगे, और ऐसे करके हम लोग जो है एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे मार्क्सिज्म की, जिस पर बुनियाद करेगी हमारी आगे की कार्रवाई। तो हम लोग यहीं पे अंत करते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू आर हियर टिल द एंड, आई थैंक यू ऑल, एंड विवा रेवोल्यूशन, राइट? हाउ टू सॉल्व